नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को हम देख रहे हैं। और यह प्रारंभिक परीक्षा निपीटी स्पेशल ये एडिशन ये अंक है। और यह अंक देखें या ये लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अर्थात यह देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और यह जो नोट्स है वो जीएस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित यह लेक्चर है। और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित यह लेक्चर है। तो इसमें देखें इंडेक्स में इसमें विभिन्न टॉपिक, जिसमें देखें तो प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है। आप इसको इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी ये सारे लेक्चर उपलब्ध हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में भी सारे उपलब्ध हैं, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें आखिरी पार्ट में देखते हैं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, और इन टॉपिकों पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को लगातार देखते रहें। तो इसमें हमने देखा, इसकी शुरुआत पूर्व के लेक्चर में हम कर चुके हैं। इसमें पुर्तगाली शासन को हमने देखा, यानी जो है आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है हम देख रहे हैं कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम को पूर्व के लेक्चर में हमने देख लिया है। और ये ध्यान दें कि ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए आर ओ एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। साथ ही एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, जिसके अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, एसएससी, और साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य राज्य को हमने महत्वपूर्ण नोट्स के अंतर्गत ये सारी जानकारी कवर कर ली है। जिसके अंतर्गत देखें तो आग मराठा युद्ध, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय जो होते हैं और इसमें संबंधित संधियाँ, और जो यह है उत्तरवर्ती मुगल शासक एवं अन्य राज्य यानी स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं, और जो 11 शासक होते हैं और उसमें 9 महत्वपूर्ण है उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंतर्गत। इस पर हमने विस्तार रूप से चर्चा के लिए इस वृक्षनुमा ब्रांच पर ये सारे नोट्स अंकित हैं, इसको आप अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आधुनिक भारत के अंतर्गत जो देखा जा सकता है, उसमें हमने पूर्व के अंक में चर्चा किया था कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम क्या है। इसमें पुर्तगाली हैं, डच हैं, तीसरे नंबर पर अंग्रेज हैं, चौथे पर फ्रांसीसी, और आखिरी चौथे पर डेनिश हैं, और आखिर में फ्रांसीसी हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया था, तो इसमें देखें पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम आने वाले में पहले स्थान पर हैं, और सबसे आखिरी में यहीं गए थे भारत से, यानी सबसे पहले आए भी थे। यहाँ देखा जा सकता है यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए। तो हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो सबसे पहले कब आए, यहाँ देखा जा सकता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले जो आया 1498 ईस्वी में। 1458 मतलब 17 मई 1458 ईस्वी को जो है वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया, दूसरी बार 1502 में आया, और सबसे बाद में गए कब, इसको भी यहाँ समझ लेते हैं। तो ध्यान दें कि सन 1510 ईस्वी में यह जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, यह दूसरा जो वायसराय है, ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। सन 1542 में संत फ्रांसिसो जेवियर ने आगमन के बाद, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है फ्रांसिसो जेवियर भारत आया था। ये किसके लिए? ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। तो आगमन के बाद गोवा में धर्म परिवर्तन का काम आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ पर हम सबसे जाने की बात पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे बाद में गए कब। तो ध्यान दें कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद, यानी अपना देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। यानी गोवा पर 1510 में जो कब्जा कर लिया था दूसरे वायसराय अल्बुकर्क के नेतृत्व में, स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। अंततः 19 दिसंबर, नोटेड पॉइंट है कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया। अर्थात पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए। हालांकि इसमें हमने पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा कर लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जानकारी हमने ऐड कर ली। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को भी देखा जा सकता है, इसमें हमने चर्चा कर लिया था। इसमें देखें जो प्रथम 3 हैं ये अकबर द ग्रेट के शासनकाल में स्थापित होती हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो देखें जो स्थापना है वह महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है। और उस दौरान भारत में जो शासन होता है मुगल
सम्राट यानी अकबर द ग्रेट का शासन रहता है। तो ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पद प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो ये प्रथम तीन जो है अकबर द ग्रेट के शासनकाल में स्थापित होते हैं। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो ये जहांगीर के समय की है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो यह औरंगजेब के समय की है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर मुगल काल में स्थापित होती है। और यह जो समय है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का, उस दौरान जो उत्तर मुगल कालीन सम्राट था वह मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं, इसका समय 1700 मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक था, यानी उसके समय स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो कल के लेक्चर में हमने पुर्तगालियों पर चर्चा कर लिया था, डच पर भी चर्चा कर लिया था, डेनिश पर भी चर्चा कर लिया था। इसके बाद जो दो महत्वपूर्ण शक्तियां रहती हैं जिसमें टकराव होता है और अंत अंग्रेज जीतते हैं और वह 150 वर्षों तक व्यापार के रूप में भारत में आगमन करते हैं। इसके बाद जो है एक छत्र राज करते हैं 200 वर्षों तक। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज को इस लेक्चर में देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख लिया था कि प्रथम वायसराय अल्मीडा इसके अंतर्गत ब्लू वाटर पाल से संबंधित है। अल्बुकर्क को हमने देखा कि इसने गोवा पद कर लिया था और यह गोवा को छीन लिया था किससे, 1510 में बीजापुर जो शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव इसने ही डाली। इसके बाद नीनो दे कुन्हा को हमने देख लिया है। ये सारी जानकारी पूरी लेक्चर में हमने देख लिया, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि स्थापत्य कला में गौथिक शैली का आगमन हुआ और आलू और मक्का मध्य अमेरिका से लाया, इत्यादि सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद डच को भी हमने देख लिया है, आधुनिक भारत के अंतर्गत डेनिश को भी देख लिया है। इसमें देखते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज को इस लेक्चर में देखते हैं। तो फ्रांसीसी के बारे में देखें, जो सबसे आखिरी में आते हैं, आने वाले क्रम में फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आते हैं, तो इनके बारे में देखें। तो फ्रांसीसी यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रांसीसी ये है 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल आया, यानी भारत आया कब, 1667 ईस्वी में। 1667 का समय देखें तो ये जो समय आपका है वो औरंगजेब का समय है, यानी 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल आया तथा इसके प्रयास से सूरत 1668 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई औरंगजेब के समय में। मसूलीपट्टनम 1669 में, उसके एक साल बाद में दूसरी कंपनी स्थापित की गई। फ्रांसीसी कंपनी राज्य के नियंत्रण में थी। ध्यान देना कि फ्रांसीसी कंपनी जो है ये राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें 217 साझेदार थे, अर्थात वो शेयर के रूप में थे, और जबकि फ्रांसीसी कंपनी राज्य के नियंत्रण में थी। इसके बाद देखें तो फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी में फोर्ट लुइस का निर्माण कराया। ध्यान देना कि कौन फोर्ट लुई का निर्माण कराया, फ्रांसीसियों ने कराया, कहाँ कराया, पौंडीचेरी में कराया, और कौन कराया, तो फ्रैंको मार्टिन ने कराया। यह कहने का आशय ये हुआ कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा, फ्रैंको कैरो यही है, फ्रैंको कैरो ये फ्रांसिस कैरो हैं, इनको फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की, और पांडिचेरी फोर्ट लुई का निर्माण कराया। इसके बाद देखें तो कर्नाटक, यानी जो फ्रांसीसी और अंग्रेज में जो है वह वर्चस्व की लड़ाई होती है, और इसमें कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े जाते हैं। तो उसको देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, या यूं कहीं वर्चस्व की लड़ाई होती है भारत में रहने के लिए, उसमें कर्नाटक में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं, जिसमें फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। तो इसमें देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध से शुरू करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 यानी 2 वर्ष तक चलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 ईस्वी तक चलता है। इसको सेंट थोमिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ 1746 से 48 2 वर्ष के लिए, इसको अन्य नाम से सेंट थोमिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से भी प्रभावित था। इसमें ध्यान दें कि यह जो है आपका 1748 यानी इसका आखिरी समय 1748 ईस्वी में हुई ए ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें दी गई। देखें 1748 ईस्वी में आक्सा ला शापल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये संधि है। इस संधि से ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध समाप्ति के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन ने मजफूज खां के नेतृत्व में फ्रांसीसियों पर आक्रमण हेतु भेजा। फ्रांसीसी सेनापति कैप्टन पैराडाइज था, यानी कर्नाटक नवाब जो अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा, अर्थात अंग्रेजों का सपोर्ट करा था कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन।
यानी इसके तत्कालिक कारण के अंतर्गत देखें तो यह अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार बदले में डुप्ले द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसका तत्कालिक कारण बना प्रथम कर्नाटक युद्ध का, जिसको सेंथोमिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सेंथोमिक का युद्ध क्यों कहते हैं इसको देखें तो यह है कर्नाटक के युद्ध में यह सर्वप्रथम युद्ध है। यानी कर्नाटक युद्ध में जो है सेंथोमिक का युद्ध सर्वप्रथम युद्ध। क्यों? यह युद्ध फ्रांसीसी सेना यानी सेंथोमिक का जो युद्ध है यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था, सेंथोमिक युद्ध, जो कि इसी का पार्ट है। कहने का आशय हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था यह प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष था। यानी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है यह डायरेक्ट देखें तो कर्नाटक के नवाब पद की उत्तराधिकार का संघर्ष था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां आपस में लड़ रही थी। यानी डायरेक्ट रूप से देखें तो इसमें कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकार का पद से जुड़ा हुआ ये युद्ध था। इनडायरेक्ट रूप से इसमें जो है फ्रांसीसी शक्तियां और अंग्रेजी शक्तियां आपस में लड़ रही थी इनडायरेक्ट रूप से। और कर्नाटक प्रथम युद्ध जो ये है, यानी देखें जो ये युद्ध है इसमें युद्ध का प्रभाव क्या रहा, तात्कालिक रूप से इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें देखें तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। यानी कर्नाटक प्रथम युद्ध से देखें तो तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। फ्रांसीसियों अंग्रेजों दोनों को कोई लाभ नहीं हुआ। यानी इस युद्ध से किसी को लाभ नहीं हुआ। यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को इससे कोई तात्कालिक लाभ नहीं हुआ। इस युद्ध में भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। नौसेना का महत्व बढ़ गया। इस युद्ध के बाद स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना यूरोपीय सेना से कमजोर हो गई है, और इससे इस युद्ध से पता चला कि जिसकी नौसेना मजबूत होगी भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध से स्पष्ट हो गया। यानी इसमें देखें जो सेंथोमिक का युद्ध था, हमने देखा कि यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनरुद्दीन के बीच में हुआ था। ये क्यों हुआ था इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। डुप्ले जो था फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण जो है अनरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडेयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में देखें तो इसमें फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया था। अब इसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखें कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है। इसमें देखें कर्नाटक के नवाब पद का विवाद इससे जुड़ा हुआ है। यानी जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है यह कर्नाटक के नवाब पद का विवाद इससे जुड़ा हुआ है। इसमें देखें इसमें क्या है, तो इसमें डुप्ले की हार हुई तथा इसके स्थान पर गोडेहू को अगस्त 1754 ईस्वी में अंग्रेज 1754 ईस्वी में गवर्नर 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर यानी गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। ध्यान देना है कि इसमें डुप्ले की हार हो जाती है, उसे वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, तो इसके स्थान पर गोडेहू को अगस्त 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। आगे हम देखेंगे पांडिचेरी की संधि किस प्रकार संबंधित है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। इसके बाद इसमें देखें यानी ये सारी जानकारी हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखें तो अंग्रेज जो है अवरुद्दीन कर्नाटक नासिरगंज हैदराबाद एक साथ एक तरफ थे। यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो कर्नाटक का नाम अमरुद्दीन और हैदराबाद का नासिरगंज अंग्रेजों की तरफ थे। वहीं फ्रांसीसियों ने चंदा साहब जो कर्नाटक से था और मुजफ्फरगंज हैदराबाद का साथ दिया था कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। या इसको और विस्तार से देखना चाहें तो अंग्रेजों ने साथ किसका दिया था, नासिर जंग जो हैदराबाद से था, हैदराबाद का नवाब था, और अनरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, इनके साथ अंग्रेज थे। और वहीं फ्रांसीसियों ने चंदा साहब जो कर्नाटक का था और मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद था, इसका साथ फ्रांसीसियों ने दिया। इसमें है क्या, तो देखिए डुप्ले ने अपने दोनों साथियों के साथ संधि कराकर, इसके दोनों साथी है यानी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के साथ जो है डुप्ले ने दोनों साथियों के साथ संधि कराकर अंग्रेजों के दोनों साथियों के बीच यानी इन दोनों के बीच संधि करा दिया। और अंग्रेजों के दोनों साथियों के बीच डुप्ले ने क्या किया, 3 अगस्त 1749 यानी यह ध्यान देना है 3 अगस्त 1749 ईस्वी को बिल्लौर के निकट अंबर का युद्ध करा दिया। यानी डुप्ले ने जो है जो अंग्रेज के दोनों साथी थे और जो फ्रांसीसी दोनों साथी थे, फ्रांसीसी दोनों साथियों को एक साथ करके डुप्ले ने अंग्रेजों के दोनों साथियों के बीच जो है बिल्लौर के निकट अंबर का युद्ध करा दिया, जिसमें पराजित होकर अनरुद्दीन मारा गया। यानी अनरुद्दीन कौन है, अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाला अनरुद्दीन है, ये पराजित हो गया और यह मारा गया। इसे अंबर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इनके बीच जो युद्ध कराया गया डुप्ले ने करवाया वो अंबर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ध्यान दें कि देवी कोटाई नामक क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। 1749 में तंजावुर के उत्तराधिकार से ये युद्ध समाप्त हुआ। और इसी में देखें तो 1751 ईस्वी में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली थी।
और इसमें देखें तो अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए 1751 ईस्वी में ही उन्होंने चंदा साहब था फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर चित्रनापल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। उसकी जगह गोडाहो को गवर्नर नियुक्त किया गया, जो एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। यानी यह देख सकते हैं कि यह जो गोडेहू है यह डुप्ले की जगह आया और यह एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ साबित हुआ। 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। यानी यह जो पौंडीचेरी की संधि है यह 1755 ईस्वी में गुडेहू यह था और जो है अंग्रेजों के बीच जो है यह फ्रांसीसी की पौंडीचेरी की संधि जो आती है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें नोटेड पॉइंट है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। इस जानकारी फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले था, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक जानकारी से यह है। डुप्ले के बारे में देखें, यहाँ जानकारी जो दी गई है यहाँ पर देख सकते हैं। डुप्ले यह है, डुप्ले के बारे में पहले देख लेते हैं। तो डुप्ले देखें तो यह है 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बनाया डुप्ले, यानी 1742 में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना डुप्ले। 1741 ईस्वी में, यानी उससे एक साल पूर्व 1741 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का निर्देशक नियुक्त किया गया था डुप्ले को। इसके बाद देखें तो प्रथम यूरोपी था, यानी डुप्ले जो देखें यह प्रथम यूरोपी था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था। यानी प्रथम यूरोपी कौन था? डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था। और डुप्ले के बारे में देखें तो भारत में सहायक संधि की प्रथा की स्थापना डुप्ले ने किया था, हैदराबाद के साथ सहायक संधि किया था। जबकि अंग्रेजों की तरफ देखें सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि 1798 से 1705 ईस्वी तक था। जब यह एक छत्र राज्य हो गया था अंग्रेजों का, तब उसने लॉर्ड वेलेस्ली जो था गवर्नर जनरल, उसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो डुप्ले हमने देख लिया कि भारत में सहायक संधि की प्रथा की स्थापना डुप्ले ने किया था, हैदराबाद में किया था। तो डुप्ले के बारे में थोड़ी जानकारी और एक्स्ट्रा ऐड करें देखें तो इसका नाम जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था। यानी डुप्ले का जो डुप्ले था इसका पूरा नाम देखें तो जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था, जिसका जन्म 1697 में इसका जन्म हुआ था। इंडीज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था। हालांकि इस जानकारी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। इसमें देखें 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत करके और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंद्रगंगा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, जिसको हमने देख लिया था। बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि दी गई। ध्यान देना, डुप्ले को जो है मुगल बादशाहों ने क्या दिया था? नवाब की उपाधि दी थी। और इसमें देखें तो 1741 में डुप्ले फ्रांसीसी यानी डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बन गया था। 41 में जो है गवर्नर जनरल बन गया था पांडिचेरी का, बल्कि ये 42 में बना था। 41 में जो है फ्रांसीसी कॉलोनियों का निदेशक नियुक्त हुआ था। और इसमें ध्यान दें, डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया और सेंट थाम 1746 इसमें उसे पराजित किया। सेंट थाम के युद्ध में उसे पराजित किया था डुप्ले ने। अब इसमें निर्णायक जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, इसमें देखें तो यह 1756 से 1763 ईस्वी तक यानी सप्तवर्षीय होता है। 1756 यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। यह कर्नाटक के तृतीय युद्ध से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सप्तवर्षीय युद्ध। तो इससे पहले हम अंग्रेजों के बारे में थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं, बैकग्राउंड। तो अंग्रेज ये रहे जो कि देखें प्रारंभ में 150 से 150 वर्षों तक व्यापार करते हैं भारत में। इसके बाद 200 वर्षों तक एक छत्र शासन करते हैं भारत में। तो इसके बारे में देखें तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, जो कि अकबर द ग्रेट के शासनकाल में आया था, जिसको हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत था। यह जहांगीर के समय में आया था। इसमें भी हमने चर्चा कर लिया था कि कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत था, जो कि जहांगीर के समय में आया था। यानी इसमें यह देखें तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम, ध्यान देना है कि ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, क्योंकि 1605 ईस्वी तक ही अकबर द ग्रेट का शासन था। इसके बाद उसका पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से जो है वह मुगल गद्दी पर बैठता है, तो जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। इसके बाद देखें तो यह है कि सर थॉमस रो ने जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त की थी। यह अन्य यात्री है, यानी सर थॉमस रो जो है यह दूसरा यात्री है, अंग्रेजी यात्री। हमने देखा कि जो प्रथम आया था कैप्टन हॉकिंस, यह 1609 ईस्वी में आया था। यह 1609 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में, और किसका दूत बना था? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। जबकि सर थॉमस रो के बारे में देखें तो यह 1615 ईस्वी में आया था, यानी 1615 ईस्वी में आया था। ये 9 में था, यानी 6 साल बाद आया था। तो 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम
यानी उसी जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था, और ये भी उसी के राजदूत के रूप में ही है जेम्स प्रथम। तो सम्राट जेम्स फर्स्ट के 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 यानी 4 साल बाद ईस्वी तक भारत में रहा। रो जो है फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम, जो जहांगीर का पुत्र खुर्रम था जिसको बाद में शाहजहां कहा गया, यानी जहां रो ने, यानी यह जो रो है सर थॉमस रो ने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां की से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं व्यापारिक छूट ने प्राप्त कौन किया, तो सर थॉमस रो व्यापारिक छूट करने में प्राप्त सफलता मिली इससे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अंग्रेजों के बारे में तो यह ध्यान दें कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, यानी अगला इनकी उपलब्धि यही रही। इसमें देखें 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य की बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी इनकी नींव देखें तो यहाँ से व्यापारिक छूट प्राप्त करना इनकी नींव बनती है। दूसरी नींव सबसे महत्वपूर्ण यह बनती है कि इसमें क्या था कि 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। ऐसा किसने इनको सुनहरा फरमान दिया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में। इसके बाद इनके क्रम में देखें तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। बाद में यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी निर्मित हुई, यानी अंग्रेजों के विकास क्रम में ये महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी शामिल है। यानी इसको यूँ कहा जा सकता है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, यानी जो अंग्रेजी है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, यानी यही है फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। कोरोमंडल तट, जैसा कि हम ज्योग्राफी में जानते हैं कि जो कोरोमंडल तट है वो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो पूर्वी तटीय भाग है वो कोरोमंडल तट है, तो उनका मुख्यालय बना। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई बनाया, यानी 1687 अंग्रेजों ने अपनी पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई बनाया। ऐसा क्यों किया इसको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान दें कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी बल्कि थी। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया था, यानी बम्बई पुर्तगालियों से पाने के बाद जो है अंग्रेजों ने 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर दिया। और ऐसा उसने किया क्यों, तो इसमें देखिए 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर दिया था। इस घटना के बाद गेराल्ड औरंगियर 1669 से 1670 में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। यानी बम्बई शहर की स्थापना की कौन किया, तो गेराल्ड औरंगियर ने किया था, जिसका समय 1669 से 1670 से है। ये सूरत का प्रेसिडेंट बम्बई का गवर्नर भी था, ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। इसके बाद देखें 1717 में फारूकशिया ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट फारूकशियर है। यह देखें तो तीसरे क्रम पर आता है। महत्वपूर्ण बल्कि 6 रहे हैं मुगल शासकों में, 9 वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन 11 में 9 जो उत्तरकालीन मुगल शासक होते हैं उसमें फारूकशियर का समय देखें तो यह 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक इसका समय था, यानी 6 वर्ष तक था। जिसमें 1717 में फारूकशियर ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था, व्यापारिक छूट प्रदान कर दिया था। और इसमें देखें अंग्रेजों के विकास क्रम में ये सारी घटनाएं तो शामिल ही हैं, यानी नींव के रूप में उनकी ये घटनाएं शामिल। साथ ही देखें तो बंगाल के शासक शाह सुजान सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1658 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गाँव सूतातोनी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त कर ली और यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम की प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यहीं कलकत्ता, यानी कोलकाता जो है वर्तमान में कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। यानी कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। जबकि हमने देखा था कि जो मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड औरंगियर ने किया था। चलिए आखिर में इसमें देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। इसका समय देखें तो
1756 से 1763 यह जो है सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में देखें तो 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होता है। इसके युद्ध का कारण क्या बनता है, तो पांडिचेरी की संधि, जिससे यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि जो द्वितीय युद्ध के समाप्ति कारण बनता है। तो पांडिचेरी की संधि अस्थायी थे, यानी ये परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थी पांडिचेरी की संधि, क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों ने किया था। लेकिन इसी बीच 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, जिसमें पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गया था। 1757 ईस्वी में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली को लेने का असफल प्रयास किया, परंतु कर्नाटक के अधिकांश भागों को उसका अधिकार हो गया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, काशिम बाजार तथा पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। इसमें नोट्स के माध्यम से देखें तो इसमें यह आपका आता है कि भारत में क्लाइव और वाटसन चंद्रनगर पर कब्जे की कोशिश में थे, जिस कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच वान-डी-वास का युद्ध जो होता है 22 जनवरी 1760 को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वान-डी-वास का युद्ध, यानी ये जो है कर्नाटक के तृतीय युद्ध के अंतर्गत ही वान-डी-वास का युद्ध इसमें शामिल होता है। तो वान-डी-वास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 को होता है। इसमें देखें वान-डी-वास के युद्ध को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई वान-डी-वास में लड़ी गई थी। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, यानी इसमें जो सेना का नेतृत्व करता है अंग्रेजों का, वो आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने काउंट लाली, यानी फ्रांसीसियों का नेतृत्व इसमें काउंट लाली कर रहा था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली करात के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया वान-डी-वास के युद्ध में। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए मार्शल ने लिखा, वान-डी-वास के युद्ध में उस महान भवन का जिसे ड्यूमा तथा डुप्ले निर्मित किया था, यानी महान भवन, यहाँ फ्रांसीसियों का महान भवन की बात किया जिसे ड्यूमा था डुप्ले ने निर्मित किया था, ध्वस्त कर दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अधिकार में कर लिया और अपने एक वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग को खो बैठे। युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ। ये वान-डी-वास का युद्ध जो होता है वह, इसका समापन जो होता है वह पेरिस की संधि से होता है। तो आगे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें देखें तो अंग्रेज सेनापति आयरकूट वान-डी-वास के युद्ध में तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। फ्रांसीसी सेना हारे, इसके बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा था वान-डी-वास के युद्ध में। इसमें देखें पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने 1761 से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, हालांकि पेरिस संधि के बाद पुनः लौटा दिया। फ्रांसीसियों की हार से अंग्रेजों का भारत में एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। यानी इसमें पेरिस की संधि थोड़ा समझ लें तो देखें, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर होते ही 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए, लेकिन अब उनकी न तो किलेबंदी की जा सकती थी और न ही सैनिक वहां डेरे डाल सकते। फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापारी का कार्य कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। युद्ध में पराजय के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर नष्ट हो गए। अब वे मात्र व्यापारी रह गए थे। यानी इसमें ध्यान दें कि 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था, बाद में देखें तो पेरिस की संधि से लौटा दिया था। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने, यानी 1763 में यह पेरिस की संधि हुई। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था। चंद्रनगर को अपने पास रखा था, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। भारत की आज़ादी तक हमने देखा कि भारत की आज़ादी के बाद जो है सबसे बाद में वैसे गए थे आपका पुर्तगाली 1961 में, और आज़ादी तक जो है वो कुछ कब्जा करके व्यापार कर रहे थे फ्रांसीसी भी, यानी 1947 तक। जैसे कि चंद्रनगर छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को, जिसमें पांडिचेरी भी शामिल था। पांडिचेरी पर उनका देखें तो फ्रांसीसियों का अधिकार जो है भारत की आज़ादी तक बना था। भारत की आज़ादी के बाद वो पुनः यहाँ से लौट गए या उनको खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि जो फ्रांसीसियों की हार क्यों होती है, उसके कारण को समझ लेते हैं। यानी फ्रांसीसियों की सफलता के कारण क्या रहे, तो इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। देखें, अंग्रेजों की व्यापारिक था आर्थिक श्रेष्ठता थी, यानी अंग्रेजों की व्यापारिक था आर्थिक श्रेष्ठता अच्छी थी फ्रांसीसियों के अपेक्षा। कंपनी का स्वरूप भी देखें तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। बंगाल का विजय भी जो है यह निर्णायक साबित हुआ, अंग्रेजों के पक्ष में हुआ। बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया था। डुप्ले की फ्रांस वापसी भी जो एक निर्णायक हुई। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया था। इसके बाद लाली की अदूरदर्शिता भी होती है। डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था, तब फ्रांसीसी अधिकारियों ने परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई थी। विलियम पिट की नीति भी इसमें रहती है, यूरोपीय राजनीति का कारण भी होता है। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना रहती है। फ्रांसीसी नौसेना कमजोर होना भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो ये सब है। निष्कर्ष में है कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों के पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी।
अब इसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें बंगाल और अंग्रेज के बारे में, प्लासी की लड़ाई, जो कि नींव रखी जाती है भारतीय साम्राज्य के रूप में भारत में। तो जो कि एक लड़ाई ना होकर एक षड्यंत्र होता है, इस पर जो विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।